हेलो फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन के पेपर को, जो 19/4/2018 को हुआ था। तो इसमें जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन, इन सभी टेक्निकल क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सलूशन दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो लुब्रिकेशन से है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि रिंग अलाइंग सिस्टम को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है। तो रिंग अलाइंग सिस्टम जो है एक लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो इस लुब्रिकेशन सिस्टम को हम लोग फ्लैश फीड सिस्टम भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम दोस्त चलते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों से जो बोला जा रहा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली छेनी, जो चीजल होती है, कौन सी चीजल हम जो है कि धातु को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें डायमंड छेनी है, और उसके बाद जो है तिरछी क्रॉस कट छेनी है, वेब छेनी है, और जो है सपाट छेनी है। तो हम लोग जब कभी भी गैंग ड्रिलिंग की जा रही हो या इस तरीके की ड्रिलिंग की जा रही हो किसी भी वर्क पीस पर, तो उस समय उनके जो पार्ट्स होते हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग वेब छेनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जब शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो, कोई भी दो शाफ्ट हो उनके बीच की दूरी कम हो, तो किस प्रकार के बेल्ट का यूज करते हैं। जब डिस्टेंस काफ़ी कम होती है तो वहाँ पर बेल्ट अगर यूज किया जाए तो वी बेल्ट, अगर आपसे वी बेल्ट का वहाँ पर यूज करते हैं। और वी बेल्ट की से जो रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, वो ये है कि वी बेल्ट जो उसकी एंगल होती है, जिस एंगल पर वो टेपर होती है, तो एंगल कितने का होता है। तो वहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो एंगल होता है आपका 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, तो देखते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमसे पूछा गया है कि कुंडलित गियर दांत, हेलिकल गियर टिथ जिसे बोलते हैं, का प्रारंभिक संपर्क क्या होता है। तो जो हेलिकल गियर होता है, हेलिकल गियर में पिच, आप लोग सर्कुलर पिच देखते होंगे। तो कोई भी हेलिकल गियर होता है तो जो टीथ होते हैं वो एक दूसरे से, जैसे मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपका ये कोई गियर का ये पार्ट है, ये इस तरीके से आपका गियर है। तो यहाँ पर जो कोई मैं फिर से फिगर के माध्यम से आपको फिर से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमारा गियर बना हुआ है, ये इस तरीके से गियर बना हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये गियर के टिथ हैं, हाँ। तो ये जो गियर के टिथ होते हैं, तो गियर के टिथ के इस पॉइंट पर जो ये इस तरीके से पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट को आपस में मिलाने पर पिच बनती है, सर्कुलर पिच बनती है। और जो ऊपर से जो इसका ड्रिवन गियर होता है, उसकी टिथ और इसकी टिथ दोनों एक जो पिच बिंदु होती है, उसी पिच बिंदु पर, इस पिच बिंदु पर दोनों संपर्क में आती हैं। वो एक पॉइंट होती है जिससे फ्रिक्शन भी कम होता है। और फ्रिक्शन कम होगा तो हमें जो है कि पावर कम ट्रांसमिट कर, पावर जो है कि वहाँ पर कम हमारा खर्च होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा। इसलिए हम उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि वहाँ पर केवल पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो पॉइंट नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम चलते हैं, तो पूछा गया है सॉफ्ट शोल्डर, मृदु शोल्डर में कितना प्रतिशत टीन होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मृदु शोल्डर में 42%, 63, 50 और 30% ये रेशियो से दिया गया है। टीन की बात कर रहा है। तो हमारा जो मृदु शोल्डर होता है, देखिए फिर से एक बार मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। पूछा गया है मृदु शोल्डर में कितना प्रतिशत टीन होता है। तो जो मृदु शोल्डर होता है उसमें जो टिन की मात्रा होती है वो होती है 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख पा रहे हैं कि आकार की अधिकतम सीमा, मतलब कि जो अपर लिमिट होती है, तथा आकार की न्यूनतम सीमा जो लोअर लिमिट होती है,
के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो जब कभी भी आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा की बात की जाए तो उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। हमारे कोई भी शाफ्ट हो या होल हो या शाफ्ट हो, उसमें जो टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस मुख्यतः दो टाइप से टॉलरेंस ली जाती है। एक तो बाइलेटरल टॉलरेंस होती है, दूसरी यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है। बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होती है? जब हमारा जो डेटम लाइन होती है या जीरो लाइन होती है, तो जीरो लाइन के ऊपर और जीरो लाइन के नीचे अगर दोनों तरफ क्लियरेंस लिया जाए या दोनों तरफ हम लिमिट्स लिया जाए, तो वहाँ पर जो हमारा टॉलरेंस होता है वो बाइलेटरल टॉलरेंस होता है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अगर हम जो है कि लिमिट्स लेते हैं, तब वहाँ पर हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक ले लिया 25 प्लस माइनस 0.2, तो यहाँ पर हमारा जो टॉलरेंस हो रहा है ये बाइलेटरल टॉलरेंस है। अगर हम यूनिलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो जो यूनिलेटरल टॉलरेंस है, मान लीजिए 25 प्लस 0.3 और 0.1, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जीरो, जो हमारी जीरो लाइन है उस जीरो लाइन के ऊपर ही दोनों टॉलरेंस ली गई, अपर टॉलरेंस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जो टॉलरेंस होगा ये टॉलरेंस हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस बोला जाएगा। लेकिन अगर यही जीरो लाइन के ऊपर और जीरो लाइन के नीचे अगर हम लोग लिमिट लेते हैं, तो वहाँ पर उस तरीके के टॉलरेंस को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि वी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण क्या है। जो आपका वी ब्लॉक होता है, वी ब्लॉक का यूज मुख्यतः दोस्तों हम लोग करते हैं किसी भी अगर फिनिश जॉब है और वो गोल है, तो उस जॉब को क्लैंप करने के लिए हम लोग बी ब्लॉक का यूज करते हैं। दूसरी चीज़, बी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बी ब्लॉक होता है वो कितने ग्रेडों में बटा होता है। तो जो बी ब्लॉक हमारा होता है दोस्तों, बी ब्लॉक हमारा ग्रेड ए और ग्रेड बी में बटा होता है। जो ग्रेड ए होती है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और जो ग्रेड बी होता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है। अगर वी ब्लॉक की साइज़ की बात किया जाए तो पहली चीज़ जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वी ब्लॉक होता है उनका अंतर्विष्ट कोण, मतलब कि ये आपका वी ब्लॉक हो गया, ये आपका हो गया वी ब्लॉक। तो इसके इस बीच का जो एंगल पूछा जा रहा है, तो इस बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो पूछा गया है जो आपका कॉपर होता है, तांबा का मूल अयस्क क्या है। तो कॉपर पाइराइट, जो कॉपर पाइराइट होता है वही तांबा का मूल अयस्क है। अगर पाइराइट कहे तो मतलब उसमें कॉपर पाइराइट में देखिए आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है, लेकिन अगर कॉपर की बात की जाए तो वहाँ पर कॉपर पाइराइट ही इसका जो है कि मूल अयस्क होता है। तो क्वेश्चन नंबर से जो 8 का आंसर राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की तो पूछा गया है कि वर्नियर हाइट गेज की जो एक्यूरेसी होती है, मतलब लिस्ट काउंट होता है, विशुद्धता जिसे बोला गया है, वो कितना होता है। तो कोई भी अगर अगर नॉर्मल तरीके से इस तरीके से पूछता है कि कोई भी हो, वर्नियर हाइट गेज हो या वर्नियर कैलिपर्स हो, तो इनकी अगर लिस्ट काउंट की बात की जाए तो मोस्टली लिस्ट काउंट जो होती है इन सब का वो होती है 0.02। मतलब कि ये 0.02 आता कहाँ से है, आपकी जो मेन स्केल होती है, तो मेन स्केल पर जो जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है एक एक mm की डिस्टेंस पर। मतलब प्रत्येक जो हम ग्रेजुएशन कह सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 1 mm होती है। और जो इस तरीके का हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं या वर्नियर हाइट गेज लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो मेन स्केल की 50 ग्रेजुएशन है वो वर्नियर स्केल की 49 ग्रेजुएशन के बराबर होती है। तीसरी पॉइंट अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज हो या फिर उसके बाद जो है कि मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात कर लूँ, तो इन सारे पॉइंट यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि वर्नियर हाइट, ये जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उनकी
लिस्ट काउंट को किस बेस पर मेजर किया जाता है, वो किस बेस पर वर्क करता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो वर्नियर हाइट गेज होता है या वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये वर्क करते हैं डिफरेंस, अंतर के आधार पर। हम क्या करते हैं कि वर्नियर हाइट गेज, मेन स्केल और जो है कि वर्नियर स्केल के बीच का जो अंतर निकालते हैं, उसी अंतर के आधार पर इनकी जो है कि लिस्ट काउंट मेजर की जाती है। जैसे आपसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, जैसे मैंने मान लीजिए कि जो वर्नियर हाइट गेज है उस पर जो है कि 50 ग्रेजुएशन बराबर हैं वर्नियर स्केल के 40 ग्रेजुएशन 49 ग्रेजुएशन के बराबर। तो हम क्या करेंगे, और जो मेन स्केल है उस पर जो है कि जो ग्रेजुएशन है वो एक एक mm के डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसको इस तरीके से। हम अगर लिस्ट काउंट उसका डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमने बताया कि अंतर के आधार पर करते हैं। तो मेन स्केल 1 mm के बराबर है और वर्नियर स्केल जो है वो 49 वर्नियर स्केल 50 जो है कि आपका मेन स्केल के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल 50/49 सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलत बता गया। हम फिर से देखेंगे। जो आपका 50 वर्नियर स्केल है, 50 वर्नियर स्केल ये बराबर है 49 मेन स्केल के। तो एक वर्नियर स्केल बराबर हो जाएगा 49/50 मेन स्केल के। हाँ, तो हमने बताया कि जो हम यहाँ पर लिस्ट काउंट निकालते हैं वो क्या करते हैं कि मेन स्केल की एक ग्रेजुएशन और वर्नियर स्केल की एक ग्रेजुएशन। तो वर्नियर स्केल की अभी आपने देखा एक ग्रेजुएशन जो आई थी वो 49/50 मेन स्केल के बराबर थी। तो इस फार्मूले का अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखेंगे, इसका हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 50 - 49/50 हो जाएगा, जो यहाँ से आपको निकल के आएगा 1/ कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1/50 के बराबर। इसको अगर सॉल्व करेंगे 0.02 के बराबर आपको जो है कि वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका रंग के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का रंग जो हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की रंग की कोडिंग जो की जाती है वो ब्लैक कलर से होती है उसको पहचानने के लिए। जबकि हम अगर एसिटिलीन गैस के सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पर जो उसके लिए कोड रखा जाता है, कोड कलर, वो मैरून कलर होता है, कभी भी लाल नहीं होता है। अगर लाल और मैरून दोनों ऑप्शन में आता है तो आप मैरून को ही चूज करेंगे, न कि लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि यदि मुख्य व्यास 10 मिलीमीटर और पिच 1.5 मिलीमीटर है तो ट्रैप ड्रिल का आकार क्या होगा। दोस्तों हम ट्रैप ड्रिल की अगर बात करें तो ट्रैप ड्रिल की जो ट्रैप ड्रिल की साइज होती है उसको मेजर करने के लिए हम जो है कि 3 तरीके के मेथड का यूज करते हैं। एक पहला तो अगर 100% एक्यूरेसी जब हमें निकालनी होती है तो वहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 इंटू डेप्थ है। टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 इंटू डेप्थ, ये डी है, डेप्थ है। आपको मालूम है कि अगर हम मीट्रिक थ्रेड्स में अगर जाएं तो वहाँ पर हम देखेंगे जो डेप्थ होती है, डेप्थ बराबर होता है 0.6134 इंटू पिच है। और जो तो आपको क्या मिल जाएगा, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज -2 इंटू 6 पॉइंट। देखिए अब यहाँ से जो आपको नया फार्मूला निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 इंटू
0.6134 इंटू पिच। ये फार्मूला आपका वहाँ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम टैप ड्रिल साइज को निकाल सकते हैं 100% एक्यूरेसी के लिए है। ये जो फार्मूला है आपका 100% एक्यूरेसी के लिए है, लेकिन आपके ऑप्शन में 100% एक्यूरेसी का दिया नहीं है। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है कि क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या आता है, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज माइनस पिच। ये जो फार्मूला आपका निकल के आता है, ये आता है अगर आपको 60% एक्यूरेट जो है कि आपको थ्रेड्स को काटना है, तो वहाँ पर आपका इंटरनल थ्रेड्स काटना है, तो वहाँ पर आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज माइनस पिच। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको दे देता है लेकिन उसमें पिच नहीं देता है, तो उस समय आप जो है कि टैप ड्रिल साइज को मेजर करने के लिए क्या करेंगे कि टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज इंटू 0.8 से मेजर कर दें, इससे गुणा कर देते, तो वहाँ पर आपको जो है कि टैप ड्रिल साइज निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, हमें मिला हुआ था टैप ड्रिल साइज हमें क्या करना है, निकालना है। तो टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज हमें 10 mm दिया हुआ है माइनस पिच हमारा कितना था 1.5, तो इसमें से जब 1.5 घटाएंगे तो आपको जो आंसर मिल के आएगा 8.5 मिलेगा। हाँ, तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 8.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पूछा गया है तार के व्यास की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग करते हैं। तो जो तार का व्यास होता है उसकी जांच करने के लिए हम लोग जो गेज यूज करते हैं वो गेज हमारा होता है कौन सा गेज, वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख पा रहे हैं, लौह और गैर लौह धातुओं की वेद छिद्रों के अधिकतर परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर बात कर क्या रहा है, वेद छिद्र होल की बात कर रहा है, तो जब कभी भी होल की सुपर फिनिशिंग करनी हो तो होल की सुपर फिनिशिंग करने के लिए मैक्सिमम हम लोग जो यूज करते हैं वो हॉनिंग मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि हॉनिंग मेथड में क्या होता है, कोई भी होल हो उसका इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हॉनिंग मेथड से बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी में उसकी क्या कर लेते हैं, फिनिशिंग सुपर फिनिशिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हॉनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 पर चलें तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 14, चूज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5 थ्रेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो 5 थ्रेड होती है, 5 थ्रेड में हम लोग जो ब्रिटिश जो मेथड यूज करते हैं, तो वहाँ पर 5 थ्रेड के लिए हम जो ब्रिटिश मेथड यूज करते हैं वो कौन सा होता है, BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम 15 देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है ट्विस्ट ड्रिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी जो स्पीड से अगर कोई भी हमारा ऐसा टूल है जो हाई स्पीड पर वर्क कर रहा है, तो उस समय जो हम उसके लिए मटेरियल यूज करेंगे वो मटेरियल हमारा होगा, कौन सा मटेरियल होगा दोस्तों, हाई स्पीड स्टील। हाई, वहाँ पर जो हमारा मटेरियल होगा वो होगा हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में हम लोग लेते क्या हैं, टंगस्टन, कितना परसेंटेज, 18%। क्रोमियम कितना प्रतिशत, 4%। और वनेडियम कितना प्रतिशत, 1%। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है कि हाई स्पीड स्टील HSS ये किन मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो स्टील होता है इसमें हम
मिलाते जो हैं वो टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% मिला करके इसको हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि स्टेक का उद्देश्य क्या है। तो स्टेक का जो हम लोग यूज करते हैं वो फार्मिंग में करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो फाइल के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि फाइल के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर हाई स्पीड पर कोई भी आपका कटिंग टूल है तो वहाँ पर हम लोग हाई स्पीड स्टील लेते हैं, लेकिन अगर हाई स्पीड पर नहीं यूज कर रहे हैं उसे जो है कि फाइलिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए, इस तरीके का अगर हम लोग जो है कि टूल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टूल हम यूज करते हैं वो कौन सा टूल होता है, हाई कार्बन स्टील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर हम चलें तो पूछ रहा है फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई क्या होती है। तो फीलर गेज वैसे हमारा जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का मुख्यतः हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है तो 100 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो आपका जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। विच, क्वेश्चन नंबर 19 में देखा जाए तो विच मटेरियल इज यूज फॉर मैलेट। मैलेट क्या होता है मैलेट सीट मेटल में हम लोग मैलेट का यूज करते हैं। मैलेट एक हैमर होता है जो वुड का बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विच मटेरियल यूज फॉर मैलेट, तो मैलेट जो है कि वुड का बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा जा रहा है कि स्क्रैपर, अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किसके बारे में पढ़ा, फाइल के बारे में। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, स्क्रैपर के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है अपघर्षक स्क्रैपर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ। हमने बताया कि जो मतलब कि जो भी आपका इस तरीके के जो कटिंग टूल्स होते हैं वो तो या तो हाई कार्बन स्टील के या फोज स्टील के बनाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्ज स्टील। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लोब वाल्व इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में जो ग्लोब वाल्व होता है उसका यूज क्या करते हैं। तो पाइपलाइन में जब कभी भी ग्लोब वाल्व का यूज किया जाता है तो सिर्फ जो वाटर स्ट्रीम होती है या फिर उसके बाद और कोई भी, जैसे उसमें बहुत सारे लिक्विड वगैरह फ्लो करके हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रीम होती है, धारा होती है, धारा को कंट्रोल करने के लिए, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है कि ग्लोबल वाल्व का यूज करते हैं, ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि ओपन बेल्ट कोई है, हाँ, उसमें बड़ी घिरनी का जो व्यास है, मतलब बड़ी घिरनी के बारे में अगर हम कहें तो कैपिटल D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 40 सेंटीमीटर, जबकि स्मॉल d इज इक्वल टू कितना वो दिया हुआ है दोस्तों, तो स्मॉल d इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपको क्या दिया हुआ है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब c इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है तो ओपन बेल्ट की लंबाई क्या होगी। तो ओपन बेल्ट की जो लंबाई का जो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू 2C प्लस 1.57, यहीं पर ब्रैकेट में कैपिटल D प्लस स्मॉल d और प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रख लें फार्मूले में सारे ऑप्शन में जो सारी वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल के आएगा, 2C मतलब 2 इंटू 500, 1000 हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं L इज इक्वल टू जो निकल के आएगा आपका वो क्या आएगा, L इज इक्वल टू 2 इंटू 500 प्लस
डी प्लस स्मॉल डी। तो आपका जो कैपिटल डी था वो 40 और स्मॉल डी था वो 30। तो आपको 1000 और 4×3 70। हाँ, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1.57 से, और प्लस डी माइनस स्मॉल डी मतलब 40 माइनस 30 का होल स्क्वायर अपॉन 4c, 4×500। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे आप लोग इस पूरे फार्मूले को, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1110 सेंटीमीटर। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है आपसे कि वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का उद्देश्य क्या होता है। जो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर होता है उसका उद्देश्य हम लोग किस लिए करते हैं, तो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग जो है कि वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण क्या होता है। जो आपकी पाइप थ्रेड होती है, मतलब बीएसपी की बात कर रहा है, तो बीएसपी हो या बीएसडब्ल्यू हो, इन सब में जो थ्रेड एंगल होता है वो क्या होता है, 55 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो जो आपका पिग आयरन के बारे में बात कर रहा है, तो पूछा हुआ है कि पिग आयरन प्राप्त करने के लिए आप कौन सी भट्टी का उपयोग करेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए, पिग आयरन को बनाने के लिए मुख्यतः हम लोग जो है कि यूज करते हैं वो ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग जो है कि पिग आयरन बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि रॉट आयरन और कास्ट आयरन को बनाने के लिए हम लोग कौन से फर्नेस का यूज करेंगे, तो कास्ट आयरन की हम लोग क्यूपोला फर्नेस का यूज करेंगे, जबकि रॉट आयरन या पिटवा लोहे के लिए हम लोग जो है यूज करेंगे किसका, पुडलिंग फर्नेस का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला जा रहा है कि किस पदार्थ का विदारण या विदात हुए बिना उसके कुछ अंश डिग्री तक अस्थायी रूप से विकृत हो जाने के गुण को क्या कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक तो आपकी इलास्टिसिटी होती है, दूसरी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि कोई भी जो मेटल होता है उसमें हम अगर फोर्स लगाते हैं और एक लिमिट तक फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं और वो अपने प्रारंभिक अवस्था में चली आती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन यदि फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और एक लिमिट के बाद उस फोर्स को हटाया जाए और अगर वो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी गुण के कारण ही हम लोग जो है कि मेटल का जो है बर्तन वगैरह बना पाते हैं। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि इस्पात एक मिश्र धातु है। स्वाभाविक सी बात है, इस्पात एक मिश्र धातु है। तो पूछा गया है किन धातुओं से मिलकर के बनी हुई। तो जो इस्पात होता है जिसे स्टील बोलते हैं, स्टील हमारी जो है कि आयरन और कार्बन से मिलकर के बनी होती है। जो स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 0.01% से लेकर के 2.1% तक। जो स्टील होती है उसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। किन 3 कैटेगरियों में, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा जो होता है हाई कार्बन स्टील। तो ये जो आपकी स्टील होती है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है, 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला जा रहा है घोड़ी गति को एक से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से क्या दो शैफ्ट को एक साथ जोड़ता है।
तो जो दो शाफ्ट होते हैं, दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ने के लिए बात कर रहा है। तो जब दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे? कपलिंग का यूज करेंगे। ठीक है। अगर कपलिंग मान लीजिए दो शाफ्ट पूर्णतः अलाइन नहीं होते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग कपलिंग यूज करते हैं वो एडजस्टेबल कपलिंग यूज करते हैं। अगर दो शाफ्ट 15 डिग्री के आसपास के एंगल पर एक दूसरे से क्या करते हैं? कट करते हैं एक दूसरे की मेन एक्सिस को, तो वहाँ पर जो हम लोग कपलिंग यूज करते हैं कौन सी कपलिंग होती है मेरे दोस्तों? वहाँ पर जो कपलिंग यूज होती है वो यूनिवर्सल कपलिंग होती है। ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, पूछा गया है स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेद का आकार क्या होता है? तो स्लिप गेज का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का आकार होता है वो 32x9 मिलीमीटर का होता है। स्लिप गेज से और दो क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं। तो स्लिप गेज से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम किस केमिकल का उपयोग करते हैं, किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं रसायन का, वो कौन सा रसायन होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC। दूसरा क्वेश्चन स्लिप गेज से क्या निकल के आता है कि स्लिप गेज को यूज करने के बाद हम लोग उस पर कौन से रसायन या कौन सा लुब्रिकेंट लगा करके उसे रखते हैं? तो स्लिप गेज को यूज करने के बाद हम लोग उसे पेट्रोलियम जेली लगा करके उसे सुरक्षित तरीके से रख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कभी कभार मैंने देखा है UPRBNL के क्वेश्चन में, पुराना ओल्ड जो पेपर था उसमें मैंने देखा कि जो स्लिप गेज होता है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग लेदर होता है, चमड़ा का यूज करते हैं, लेदर का यूज करते हैं स्लिप गेज को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए। स्लिप गेज जो होता है इसमें एयर गैप नहीं होना चाहिए अगर स्लिप गेज का जब हम लोग यूज करते हैं तब। मैं चलिए स्लिप गेज के बारे में बाद में कभी आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा उस पर कि जब मेरा वीडियो लेक्चर आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर 30 के, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the temperature at which the lubricant will flow when poured। मतलब कि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the temperature at which the lubricant will flow when the poured। तो ये जो आपका यहाँ से जो पोर पॉइंट होती है उसके बारे में बात कर रहा है कि आपका जो लुब्रिकेंट होता है वो कब किस टेम्परेचर पर वो क्या करने लगता है? फ्लो करने के साथ साथ उसका वेपराइजेशन होने लगता है। तो वो पॉइंट जो होती है आपकी कौन सी पॉइंट होती है? प्योर पॉइंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस कंपास का प्रयोग बड़े व्यास की वृत्त को मापने के लिए किया जाता है? तो जो बड़े व्यास के वृत्त को मापने के लिए जो हम लोग कंपास यूज करते हैं वो कौन सा कंपास होता है? ट्रेमल होता है। ट्रेमल कुछ आपके इस आकार का एक ट्रेमल को जो साइज ली जाती है उसका जो ये राड होता है, जो स्केल होती है, इसी स्केल के आधार पर ट्रेमल की साइज ली जाती है और इस पर दो आपके यहाँ पर पॉइंट लगे होते हैं जिसके आधार पर हम लोग जो है कि बड़े वृत्त का व्यास को मेजर कर सकते हैं या उसको हम किसी सीट पर अगर हमें वहाँ पर ड्राइंग बनाना है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले 32 नंबर क्वेश्चन में चला जाए तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, किस क्रिया विधि को करना पड़ता है? तो एक मान लीजिए कि आपका कोई होल है, ये होल है, इस होल को क्या करना है कि हमें एक निश्चित लंबाई तक यहाँ तक ही केवल बड़ा करना है, मतलब इसका आकार कुछ इस प्रकार से कर देना है हाँ कि ये इस टाइप से हो जाए। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे, टूल यूज करेंगे, उसे हम लोग काउंटर बोर बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
1 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखते हैं ढलवा लोहे में कार्बन सामग्री का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है। तो अगर ढलवे लोहे की बात की जाए तो ढलवा लोहा में जो कार्बन पाया जाता है वो 2 से 4% तक पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठ के आता है कि ढलवे लोहे में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कितना प्रतिशत होती है, तो 2 से 4% होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ अगर चला जाए तो उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल जॉइंट्स अलाउ पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्ज एंगल दैन द यूजुअल परमिसिबल लिमिट्स। तो इसमें यूनिवर्सल कपलिंग, मैंने अभी ऊपर आप लोगों को कपलिंग के बारे में बताया था। जो यूनिवर्सल कपलिंग होती है वो 15 डिग्री तक, अगर आपका अलाइनमेंट 15 डिग्री तक अगर क्रॉस सेक्शन हो रहा है दोनों एक्सिस के, दोनों शाफ्ट के एक्सिस के बीच में, तो वहाँ तक हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग आप कभी भी देखिएगा ना तो इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका शाफ्ट है तो ये इस तरीके से यहाँ पर बना रहता है कपलिंग करने के लिए। मतलब ये यहाँ से फ्लैक्स, यहाँ से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये आपका 15 डिग्री तक जो है कि वो यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट में 15 डिग्री एंगल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से क्या ठोस स्नेहक का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्वाभाविक से बात है, ठोस स्नेहक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो ठोस स्नेहक के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं वो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। 35 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। और अगर ग्रीस की बात की जाए तो ग्रीस आपका सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू कैरिज थ्रू। जो लीड स्क्रू होता है पहली चीज़ तो लीड स्क्रू में जो थ्रेड्स कटी होती हैं वो एक्मी थ्रेड्स होती हैं। एक्मी थ्रेड्स क्यों कटी होती हैं, क्योंकि इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में हमें बहुत ही कम समय लगता है। तो इसलिए हम जो भी वहाँ पर कोई भी बड़ी मशीन हो जिसमें हम पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो वहाँ पर हम एक्मी थ्रेड का ही यूज करते हैं। तो वहाँ पर क्यों इस तरीके के थ्रेड की यूज करते हैं, ताकि वहाँ पर एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है, इसलिए हम एक्मी थ्रेड का यूज करते हैं और काफ़ी पावर भी ट्रांसमिट हो जाता है वहाँ से। और एक्मी थ्रेड में जो एंगल कटा होता है तो आप लोगों को मालूम है 29 डिग्री का एंगल होता है। और जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो किया जाता है वो किससे पावर ट्रांसमिट किया जाता है, हाफ नट से। तो आपसे क्वेश्चन में वही पूछा गया है द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरिज थ्रू, किसके थ्रू, हाफ नट के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा 36 का, वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेथ के शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है। तो आप लोगों को मालूम है जो आपका सैडल होता है, सैडल के ऊपर हमारी क्रॉस स्लाइड होती है, कैरिज होता है, और कैरिज के ऊपर क्रॉस स्लाइड होती है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड होती है, कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टॉप स्लाइड होती है, और टॉप स्लाइड के ऊपर हमारा टूल पोस्ट क्या होता है, लगा होता है। तो जो सबसे ऊपर होता है वो हमारा टूल पोस्ट होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 37 का 3 निकल के आएगा। अगर हम 38 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पावर हेक्सा ब्लेड में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मैंने फिर वही पीछे जो आपको बताया था कि जब कभी भी कोई भी कटिंग टूल स्पीड में चलता है, हाई स्पीड में वर्क करता है, तो वहाँ पर जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसको बनाने के लिए वो कौन सा मटेरियल होता है, हाई स्पीड स्टील में। मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा कि हाई स्पीड स्टील में, फिर से आपको बता दूं कि हाई स्पीड स्टील में जो टंगस्टन होता है उसकी मात्रा कितना प्रतिशत होती है, टंगस्टन की मात्रा हमारी होती है कितना प्रतिशत, 18%। क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है, 4%। और वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है, 1% होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, अगर समझ लीजिए जब प्रिपरेशन आपकी उस पॉइंट तक पहुंच गई जब क्वेश्चन को आप एक दूसरे से रिलेट कर पाना सीख गए, तो आप समझ लीजिए उसी समय जो आपका जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम होगा वो आराम से क्रैक कर जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को रिलेट करना
सीखिए आप लोग, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें 39 में, तो पूछा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इन वाटर पाइपलाइन। कभी भी जो वाटर पाइपलाइन होती है उसमें स्वाभाविक सी बात है नॉन रिटर्न वाल्व की बात कर रहा है, मतलब पाइप का जो प्रेशर है, हमने प्रेशर से पानी तो डाल दिया लेकिन पानी उधर से वापस रिटर्न ना आ पाए। हाँ, तो ये जो फ्लो होता है वन वे फ्लो, वन वे डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है तो वहाँ पर ही हम लोग यूज करते हैं नॉन रिटर्न वाल्व का। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर दोस्तों देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन हैंड टैप। हैंड टैप की बात कर रहा है, तो हैंड टैप भी जो हमारा होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। टैप टैप का यूज क्या होता है, इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए। एक्सटर्नल थ्रेड्स काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाई का। हाँ, इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए हम लोग टैप का यूज करते हैं, जबकि एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं। अगर हैंड टैप की बात की जाए तो हैंड टैप में जो हम यूज करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हैंड टैप, सेकेंडरी हैंड टैप और उसके बाद बॉटमिंग जो जो फिनिशिंग देती है। तो जो प्राइमरी होती है वो रफ कटिंग करती है थ्रेड्स की, हाँ। सेकेंडरी उसको क्या करती है, थोड़ी सी फिनिशिंग दे देती है। और जो बॉटमिंग टाइप होता है, बॉटमिंग टाइप में जो आगे के जो थ्रेड्स होते हैं बस एक ही 2 टेपर होते हैं, तो उसका यूज हम लोग जो है कि फिनिशिंग करने के लिए बॉटमिंग टाइप का यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 की बात करें, वाइस जा दैट आर यूज इन बेंच वाइस इज यूज फॉर, बेंच वाइस इज यूज फॉर। तो यहाँ पर जो है कि आपकी प्रोटेक्टिंग द जा, जो जा होती हैं जा, उनके ऊपर बहुत ही कच्चा मटेरियल लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारी कोई फिनिश जाब भी पकड़नी होती है, जाब जो पकड़नी होती है वर्क पीस, तो वर्क पीस पर अगर हमारा उसकी फेस अगर हार्ड मटेरियल लगा रहेगा उस पर तो उसके निशान पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है कि सॉफ्ट मटेरियल के यूज करते हैं, किसके लिए, प्रोटेक्टिंग द जाब। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 41 का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 में अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर के रूप में भी जाना जाता है। तो जेनिक कैलिपर्स होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम होता है हर्माफोडिकल कैलिपर। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, हर्माफोडिकल कैलिपर्स का यूज करते हैं, कोई भी गोल जाब है उसके सेंटर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस कैलिपर का यूज करते हैं। या फिर कोई भी वर्क पीस है, स्ट्रेट वर्क पीस है, आयताकार वर्क पीस है, तो उसके किनारे पर स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं कौन सा कैलिपर होता है, जेनिक कैलिपर या हर्माफोडिकल कैलिपर। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 42 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 में पूछे तो इलेक्ट्रोड का उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रोड को डाइंग ओवन, मतलब कि उसे देखिए इलेक्ट्रोड कभी भी यूज किया जाता है तो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम ड्राई होना चाहिए। ड्राई होगा तो वहाँ पर पोरेसिटी जो होती है वो बहुत कम मिलेगी, है। तो ड्राई इलेक्ट्रोड का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ओवन लेते हैं, है? और ओवन में उसे 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड का उपयोग करने से पहले इलेक्ट्रोड डाइंग ओवन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 150 डिग्री की। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द पर्शियन ब्लू यूजुअली यूज्ड। जो पर्शियन ब्लू होता है ये क्या होता है, एक आपका मार्किंग हो मतलब कि मतलब मार्किंग के लिए यूज किया जाता है ड्राइंग में, हाँ। तो इसका यूज जो है कि हम लोग जब फिनिश सरफेस कोई होती है तो उस पर जो है कि इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। हाँ, ये पर्शियन ब्लू से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जब बहुत ही एक्यूरेट हमें जो है कि मतलब हमें वो ड्राइंग बनाना हो तो वहाँ पर ही हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन निकल के क्या यहाँ से आता है कि जो इनमें से कौन सा मार्किंग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है
कि क्वेश्चन नंबर हम 45 की बात करें, एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर रखे गए शाफ्ट के बीच गति संचालित करने के लिए किस प्रकार के गियर का उपयोग करते हैं। तो जब अलग अलग एंगल पर गति को संचालित करना होता है तो वहाँ पर कौन से गियर का यूज करते हैं, बेवल गियर का यूज करते हैं। रैक एंड पिनियन का दोस्तों यूज क्या करते हैं, जब सर्कुलर मोशन को हम जो है कि सर्कुलर मोशन को हम लोग लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं या लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, रैक एंड पिनियन का। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें तो देखें क्वेश्चन नंबर 46 में हम अगर देखते हैं तो उच्च गुणवत्ता का परिष्करण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैपन अपघर्षी का उपयोग करते हैं। तो जब हाई एक्यूरेसी में सुपर फिनिशिंग में हमें कोई भी पार्ट को बनाना है तो वहाँ पर जो हम लैपिंग कंपाउंड का उपयोग करेंगे, हाँ, वो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ से लैपिंग से एक और क्वेश्चन पूछ के आता है, निकल के आता है कि लैपिंग करने के लिए हम एब्रेसिव का यूज करते हैं, लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं या दोनों का यूज करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग जान लीजिए कि लैपिंग करते समय हम लोग लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं, न कि एब्रेसिव का। एब्रेसिव का यूज ग्राइंडिंग में होता है दोस्तों, लैपिंग में हम लोग जो है कि एब्रेसिव का यूज नहीं करते हैं। लैपिंग में किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है लेथ डेड सेंटर का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है। तो जो लेथ डेड सेंटर होती है, डेड सेंटर पर कौन सी टेपर कटी होती है, मोस्ट टेपर होती है। और डेड सेंटर लगी होती है आपकी कहाँ पर, टेल स्टॉक पर। तो इस पर जो एंगल बना होता है डेड सेंटर पर ना, वो 60 डिग्री का एंगल होता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ से बता दूँ आप लोगों को कि जब हम लोग अप सेटिंग, जब टेपर काटना होता है हम लोगों को लेथ पर, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पिंडल होता है टेल स्टॉक का, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपसेट करते हैं। हाँ, तो उस समय जो हम लोग डेड सेंटर यूज करते हैं वो बाल डेड सेंटर यूज करते हैं, फेसिंग में हाफ डेड सेंटर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में, तो यहाँ पर वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसकी माप ली जाती है। तो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर सामान्य सी बात है, इससे जो हम लोग मेजर करते हैं, किसका मेजर करते हैं, एंगल का, कोण का। ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का हम लोग जो है कि यूज क्या करते हैं। तो सरफेस प्लेट क्या होती है, फ्लैट होती है, हाई एक्यूरेट होती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है 0.00। जो सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट की जो दोस्तों एक्यूरेसी होती है ना, वो 0.001 mm की होती है। हाँ, सरफेस प्लेट कार्बन मतलब कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट के भी बनाए जाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे लेड के भी बनाए जाते हैं सरफेस प्लेट। तो हम लोग जो सरफेस प्लेट यूज करते हैं ना दोस्तों, मार्किंग के लिए, किसी भी जॉब पर जो मार्किंग करनी होती है तो उस मार्किंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सरफेस प्लेट का। या फिर कोई भी जॉब होती है उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी हम लोग सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है क्या, हाँ, टेस्टिंग द फ्लैटनेस ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 50 में, तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें पूछा जा रहा है कि गियर का निर्माण करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, गियर पर लोड पड़ता है तो लोड को सहने के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमें, और सबसे अधिक जो स्ट्रेंथ पाई जाती है लोड को सहने के लिए वो किस में होती है, कास्ट आयरन में होती है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर 50 का जो डी आ रहा है, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 51 में अगर हम देखें तो 51 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के आर पार आधा स्लॉट कटा होता है। मान लीजिए आपका हेक्सागोनल नट है, मैं ड्राइंग बनाकर दिखा दे रहा हूँ आपका। ये आपका हेक्सागोनल नट है मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये आपका हेक्सागोनल क्या बन गया, नट बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका हेक्सागोनल नट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये इस भाग से, यहाँ से इसमें पूरा इस जो ये दिख रहा है ना यहाँ तक, इसका जो जो ये व्यास होता है, अंदर व्यास जो होता है, यहाँ तक आपको आधा क्या कर दिया जाता है, आधे में ही बीच में से आधा काट दिया जाता है। और यहाँ पर एक जो है कि छोटा सा होल बना दिया जाता है सॉकेट स्क्रू को लगाने के लिए। तो इस प्रकार के नट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्वान नट या विंग्स नट। तो आपके ऑप्शन में स्वान नट भी आ सकता है या उसका दूसरा नाम क्या होता है, विंग्स नट होता है। तो यहाँ से आपका क्या ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपका क्या निकल के आ रहा है, राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सपोर्ट द हेड ऑफ द रिवेट। मतलब कि कोई भी रिवेट में जो उसकी हेड को सपोर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर रिवेटिंग करते समय जो हेड को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉली का यूज करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या होती है दोस्तों, ड्रिफ्ट होती है कोई मान लीजिए रिवेट आपकी फंसी हुई है या कोई आपको सीट मेटल में पंचिंग करना है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा जो आपका PDF है उसमें बहुत ही छोटा साइज में लिखा हुआ है, तो सॉरी उसके लिए। पूछा गया है एंगुलर होल कैन बी ड्रिल ऑन मशीन। एंगुलर होल, ठीक है ना। एंगुलर मतलब किसी एंगल पर जो है होल करने के लिए किसी मशीन में है। हैविंग टाइटिंग टेबल्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल मशीन। तो रेडियल ड्रिल मशीन जो है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। रेडियल ड्रिल मशीन की जो कभी भी अगर उसकी साइज पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि रेडियल ड्रिल मशीन की साइज किस आधार पर मापी जाती है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है ना, ये ड्रिलिंग करने के लिए बहुत ही हैवी जाप जो होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं घुमाया जा सकता। वैसे ही जाप पर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, पहली चीज़। और उसकी जो साइज ली जाती है ना, उसकी जो रेडियल आर्म होती है वो, और उसका जो कॉलम होता है वो, उनकी साइज के आधार पर ही हम रेडियल ड्रिल मशीन की साइज को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, दैट इज यूज टू इनलार्ज द साइज, जो साइज को थोड़ा सा बड़ा करेगा, ऑफ द प्रीवियसली फॉर्म होल, जो प्रीवियसली जो पहले बना हुआ जो होल था उसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करेगा, बाय अ स्मॉल अमाउंट बट विथ अ हाई डिग्री एक्यूरेसी। लेकिन क्या, एक उच्च एक्यूरेसी में, हाई फिनिशिंग में जो है कि उसको थोड़ा सा इनलार्ज करेगा, टू लीव स्मूथ साइड। तो ये कौन सा हमारा ड्रिलिंग करने के बाद उसकी साइज को बहुत ही थोड़ी मात्रा में 0.02 mm की मात्रा में एक्यूरेसी को लाने के लिए वहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं मेरे दोस्तों, रीमर का यूज करते हैं। हाँ, रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ना कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगर रीमर की मैं बात करूँ तो रीमर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूँ। रीमर जो आपका होता है मेरे दोस्तों, तो वो कुछ इस टाइप से होता है, उसकी जो बॉडी बनी होती है, सॉरी मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ।
जो रीमर होता है उसकी बॉडी ये हल्का सा इस टाइप की होती है, हाँ, और यहाँ पर ये ऐसे होती है रीमर, हाँ। ये आपका फिगर रीमर का हो गया, ठीक है। तो ये रीमर हो गया। तो ये जो रीमर का ये जो एंगल होता है, इसे इस एंगल को हम लोग बेवल एंगल बोलते हैं। और ये टेपर होता है, चैम्फर्ड टेपर होता है वहाँ पर ना, उसे हम लोग बेवल लीड बोलते हैं। और ये फिर यहाँ से ये टेपर होता है, ये ऐसे वो थोड़ा लंबा टेपर होता है यहाँ पर, तो इसे हम लोग जो है कि लीड एंगल बोलते हैं, हैं? ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर हम आगे कभी भी लेक्चर बनाएंगे जो है कि रीमर का, तो उस समय आप लोगों को हम अच्छे तरीके से इस पॉइंट को क्या करेंगे, समझा देंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील मैंने बताया ना, सबसे पहले ये आपको मैं बता दिया था, स्टील से एक क्वेश्चन रिलेटेड आया हुआ था, तो उस समय मैंने बता दिया था जो स्टील होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो जो आपकी मीडियम कार्बन स्टील होती है उसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन तो दोस्तों गलत दिया हुआ है, उसको ऑप्शन में देना चाहिए था 0.3% टू 0.6%। ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये होना चाहिए था 0.3% टू 0.6% होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन में उसने क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो उसने दे रखा है वो 0.03% टू 0.06%। ये तो फिर बहुत ही कम कार्बन की मात्रा हो गई ना, ये तो लो कार्बन स्टील में चला जाएगा। लो कार्बन स्टील में भी इतनी कम स्टील की मात्रा नहीं होती है दोस्तों, वो 0.1% से 2.1% तक होती है। तो ये तो उससे भी कम दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा गया है पाइप को 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर। देखिए पाइप को होल्ड करने के लिए हम लोग जो है कि उसकी पहली चीज़ तो पाइप को जो मेजर किया जाता है दोस्तों ना, उसकी इंटरनल व्यास के आधार पर पाइप को जो मापा जाता है ना, तो उसकी जो साइज ली जाती है ना, वो इंटरनल व्यास के आधार पर। जो 50 से 150 मिलीमीटर की बात कर रहा है ना, ये इंटरनल व्यास की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है पाइप को 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि 50 से 150 मिलीमीटर अगर किसी पाइप की इंटरनल व्यास है, तो उसको होल्ड करने के लिए जो हम यूज करते हैं रिंच, वो चैन पाइप रिंच होती है। अगर 50 मिलीमीटर से कम की होती तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइप रिंच का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका 56 का जो आंसर निकल के आएगा, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चले हम, तो क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है कि एक लेथ बेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो आपका लेथ बेड होता है, तो दोस्तों लेथ का जो बेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मटेरियल, वो कौन सा होता है, ढलवा लोहा होता है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन को जिस दिन आप रिलेट करना सीख जाएंगे उस दिन समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम निकल गया। मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि जो लोहा होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो कोई भी मान लीजिए हमारी लेथ मशीन ही है, तो लेथ मशीन का जो बेड होता है उस पर सारे लोड तो उसी पर पड़ते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और जो आपका कास्ट आयरन होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। तो वहाँ पर जो हम यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, कास्ट आयरन का यूज करेंगे, ढलवा लोहे का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल के आएगा आपका 57 नंबर का, वो कौन सा ऑप्शन होगा, 53 होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, विच मटेरियल इज यूज फॉर एन एंगल प्लेट। एंगल प्लेट को बनाने के लिए हम लोग इनमें से कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो एंगल प्लेट को बनाने के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं किसका, कास्ट आयरन का। लेकिन ऑप्शन में ग्रे कास्ट आयरन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, वाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन थोड़ा सा मैलिएबल होता है। तो यहाँ पर जो एंगल प्लेट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं,
कास्ट आयरन का। एंगल प्लेट से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन जो बन के आता है वो ये होता है कि एंगल प्लेट का यूज कहाँ पर होता है। तो जब किसी भी वर्क पीस को मेन एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है, तो वहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, एंगल प्लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 58 का जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। 59 में पूछा गया है बॉल बियरिंग की रेसेस जो बॉल बियरिंग होती है, मैं आपको दिखा दूं तो ये मान लीजिए बियरिंग का अपर और ये बियरिंग का लोअर रेसेस होगा। तो इसमें जो ये अपर रेसेस है, ठीक है ना, और ये लोअर रेसेस है, इसमें आपका छोटे छोटे बाल बने होते हैं। ये बाल एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, जो किसके आधार पर अलग होते हैं, केज के आधार पर। तो पूछा गया है कि बाल बियरिंग के रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं। तो उस समय बाल बियरिंग के रेसेस बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम स्टील का यूज करते हैं। क्रोमियम स्टील का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रोमियम स्टील होती है वो उसमें जो मतलब कि जो घिसने का जो मतलब कि कोई भी जो आपकी धातु होती है तो वो जब फ्रिक्शन करती है तो वो घिस जाती है, लेकिन क्रोमियम स्टील में घिसने का वो प्रतिरोध करती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग किस स्टील का उपयोग करते हैं बाल बियरिंग में, क्रोमियम स्टील का। दोस्तों बाल बियरिंग किस बियरिंग के अंतर्गत आता है, फ्रिक्शनल बियरिंग या नॉन फ्रिक्शनल बियरिंग। तो जो बाल बियरिंग होती है आपकी वो नॉन फ्रिक्शनल बियरिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 60 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फिट ऑन टॉप ऑफ द कंपाउंड रेस्ट। मैंने बताया था बहुत पहले ही आप लोगों से क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि जो टॉप कंपाउंड रेस्ट होती है उसके ऊपर जो हम लोग फिट करते हैं वो किसका करते हैं, टॉप स्लाइड का। और टॉप स्लाइड के ऊपर किसका यूज होता है, टूल पोस्ट का। तो जो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा, सबसे नीचे सैडल, सैडल के ऊपर कैरिज, और कैरिज के ऊपर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड, और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टॉप स्लाइड, और टॉप स्लाइड के ऊपर जाकर के आपका टूल पोस्ट होता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3। आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर, देखिए मैट्रिक माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, ना कि वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। अगर वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करता तो उसकी लिस्ट काउंट हो जाती 0.001 mm, हाँ, लेकिन ये बात कर रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर की, सॉरी मैट्रिक माइक्रोमीटर की। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती कितना है, 0.01 mm। जो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके कभी कभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो जो आपको ये जो आपका होता है माइक्रोमीटर, उसमें ये इस तरीके से होता है, वो होता है उसे बोलते हैं हम लोग बेवल बोलते हैं, और फिर बेवल के ऊपर ये होता है थिम्बल, ठीक है ना। तो बेवल पर जो ग्रेजुएशन होती है, मेन ग्रेजुएशन होती है, इस पर जो लिस्ट काउंट होती है ना 0.5 mm की होती है दोस्तों। कितने mm की, 0.5 mm की ग्रेजुएशन होती है। और जो आपका ये थिम्बल होता है ना दोस्तों, इस पर जो ग्रेजुएशन होती है वो 0 से लेकर के 0 टू कहाँ तक होती है, 50 ग्रेजुएशन होती हैं, हाँ। तो जो आपका जो माइक्रोमीटर होता है दोस्तों ने नट और बोल्ट के आधार पर मतलब कि कार्य करता है। मतलब कि जब आप 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर जो वो मूव करेगा वो कितना करेगा, अपने पिच के बराबर मूव करेगा, और पिच आपने कितना दे रखा है, 0.5 mm का। तो आपने पिच कितना दे रखा है, 0.5 mm का, और इसको आपने थिम्बल्स के मदद से इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 50 भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो लिस्ट काउंट निकल के आता है 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 मतलब 1/2 इंटू 50 मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1/100। 1/100 को अगर आप लोग जो है कि सॉल्व करें तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.01 mm, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के आता है आपका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आपका आंसर आएगा वो आंसर कौन सा होगा? 61 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया दो भागों के बीच में ऐसा संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग में कुछ मर्यादा मतलब डिग्री तक कसाव या शिथिलता के साथ प्रविष्ट किया जाता है। कहा जा रहा है कि दो भागों के बीच में ऐसा संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग से कुछ डिग्री तक कसाव या शिथिलता के आधार पर प्रविष्ट किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वहाँ पर जो फिट होगी वो किस टाइप की फिट होगी। तो हमारी जो फिट होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा ट्रांजिशन फिट। तो यहाँ पर जो फिट है हमारी वो कौन सी फिट है? ट्रांजिशन फिट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 62 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम लोग चलते हैं। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज फॉर फ्लाई प्रेसेस एंड स्क्रू जैक। जो स्क्रू जैक होता है उसमें हम लोग जो थ्रेड यूज करते हैं, तो आपको मालूम है स्क्रू जैक में हाई लोड को उठाने के लिए जो है कि हम स्क्रू जैक का उपयोग हाई लोड, बहुत भारी लोड को उठाने के लिए करते हैं। तो लोड जहाँ पर ज़्यादा होता है उसको जो है कि उठाना हो या उसको प्रेस करना हो, तो वहाँ पर जो हम थ्रेड यूज करते हैं वो कौन सी थ्रेड होती है? स्क्वायर थ्रेड होती है। दोस्तों एक्मे थ्रेड का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ आसानी से इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करना हो, बहुत ही आसानी से। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग लोड को उठाने के लिए, लेकिन आसानी से इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करना हो किसी भी पार्ट में या किसी भी मशीन में, तो वहाँ पर हम लोग एक्मे थ्रेड का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 29 डिग्री का। जबकि स्क्वायर थ्रेड में एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। बात आ गई नकल थ्रेड की। तो नकल थ्रेड में एंगल होता ही नहीं है। नकल थ्रेड आपका सर्किल टाइप की होती है। हाँ, और इसका उपयोग जब हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जैसे कि रेलवे वैगन होती है, तो रेलवे वैगन को एक दूसरे से अटैच करने के लिए वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? नकल थ्रेड का यूज करते हैं। इसमें बटर थ्रेड भी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया। बटर थ्रेड क्या होती है कि आप मान लीजिए थ्रेड आपकी कटी हुई, मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखा दूँ। तो ये मान लीजिए थ्रेड कटी हुई है, ये कुछ इस टाइप की थ्रेड होती है बटर थ्रेड। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से ये सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन यहाँ से इस सरफेस से ये कितने का डिग्री का? 45 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों? 90 डिग्री का बन रहा है। तो बटरेस थ्रेड का जो हम लोग यूज करते हैं ना, इसका यूज करते हैं पावर को एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करने के लिए। पावर को जब किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पर जो थ्रेड्स यूज की जाती है वो कौन सी थ्रेड्स होती है? बटरेस थ्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 64 में चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इट्स इज यूज टू ब्लॉक अ पाइप इन वन एंड। किसी भी पाइप को अगर एक ही एंड पर पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक कर देना है तो वहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? प्लग का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन निकल के आता है 64 का, वो कौन सा की ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें 65 नंबर में, तो वर्नियर कैलिपर में मुख्य मापनी के एक खंड और वर्नियर मापनी के एक खंड के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है? तो आप लोगों को बता दें, वर्नियर कैलिपर जो वर्क करता है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी के आधार पर हम लोग वहाँ से लिस्ट काउंट को मेजर करते हैं। लेकिन अगर माइक्रोमीटर की बात किया जाए तो माइक्रोमीटर का जो यूज होता है वो नट और बोल्ट के आधार पर होता है। जब एक रिवोल्यूशन में एक रिवोल्यूशन में जो आपका प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा नट, वो कितना होगा? उसके पिच के बराबर होता है। और वहाँ पर माइक्रोमीटर में जो पिच रखी जाती है 0.5 mm रखी जाती है। तो यहाँ पर अगर वर्नियर कैलिपर में बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें 66 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू डिटरमाइन द पिच ऑफ अ थ्रेड। किसी भी थ्रेड की पिच को डिटरमाइन करने के लिए
हम लोग स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिलर गेज दिया हुआ है, तो फिलर गेज का उपयोग कहाँ पर करते हैं? जब दो पार्ट्स, कोई भी दो मेटिंग, जो दो एक दूसरे से मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, या बियरिंग वगैरह जहाँ पर होती हैं, जो दो पार्ट एक दूसरे से मिलते हैं या ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ पर उनके बीच को गैप को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किस गेज का यूज करते हैं? फिलर गेज का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ प्लग गेज। प्लग गेज का यूज कहाँ करते हैं? कोई भी होल हो उसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए, या उसके इंटरनल डायमीटर को, देखिए वैसे गेज तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गेज जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता, ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो जो हम लोग प्लग गेज का यूज करते हैं वो किसी भी होल के इंटरनल डायमीटर को जो है कि चेक करने के लिए यूज करते हैं प्लग गेज का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 67 में अगर हम चलें तो घूर्णी गति को रैखिक और अरैखिक गति, घूर्णी गति को रैखिक और रैखिक गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करने के लिए किस गियर सेट का यूज करते हैं? तो मैं इसका आंसर आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जो हम लोग किसी भी सर्कुलर मोशन को अगर हमें लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है, या लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका? रैक एंड पिनियन का। ठीक है, बेवल गियर का क्या यूज होता है? जब किसी भी मोशन को एक एंगल से किसी दूसरे एंगल में क्या करना है? ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पर हम लोग बेवल गियर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 का। दोस्तों कभी कभी वर्म एंड वर्म गियर के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, तो जो वर्म और वर्म गियर होता है ना, वहाँ पर उसका उपयोग क्या किया जाता है कि किसी भी हाई स्पीड को कम करके लो स्पीड में कर दिया जाए, और पावर जो ट्रांसमिट होती है, बहुत ही अधिक लोड ट्रांसमिट करना हो, तो वहाँ पर ही हम लोग वर्म और गियर का उपयोग करते हैं। हाई स्पीड को क्या करने के लिए? लो स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वर्म और गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है कि विच मोमेंट इज यूजुअली ऑब्जर्व इन अ हॉर्निंग टूल वाइल हॉर्निंग मशीन इज इन ऑपरेशन। जब कभी भी हॉर्निंग मशीन ऑपरेशन कर रही तो उस समय जो है कि हॉर्निंग टूल का उपयोग हम लोग जो है कि रेसिप्रोकेटिंग कंडीशन में करते हैं, न कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है ये निकल के आएगा। दूसरी चीज़ हॉर्निंग से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि हॉर्निंग टूल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो दोस्तों हॉर्निंग टूल का उपयोग कोई भी होल हो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हॉर्निंग टूल होता है इसका उपयोग कोई भी होल के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट को जो है कि हम लोग स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा वेरी फाइन स्मूथ करना हो, सरफेस फिनिशिंग करनी हो, हाई एक्यूरेसी की सरफेस फिनिशिंग करनी हो, तो वहाँ पर जो है कि हम लोग हॉर्निंग टूल का यूज करते हैं। 69 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 69 में आप लोग देख पा रहे हो कि एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोड क्या होनी चाहिए? तो जो जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा उस समय आपकी जो चीजल का एंगल होगा उतना ही कम रखा जाता है, जितना ही हार्ड मटेरियल होगा उसके लिए चीजल एंगल उतना ही। जैसे कि कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री रखते हैं हम लोग, अगर कास्ट आयरन हो तो वहाँ पर हम लोग जो है कि चीजल एंगल कितना रखते हैं? 60 डिग्री। हाँ, हाई कार्बन स्टील के लिए कितना रखते हैं दोस्तों? हाई कार्बन स्टील के लिए जो है हम रखते हैं 65 डिग्री का। ठीक है ना। ब्रास के लिए कितना रखते हैं? ब्रास के लिए 55 डिग्री का। तो ये सारी चीज़ें, सारे एंगल आप लोगों को क्या होने चाहिए? मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे अगर देखा जाए तो सॉरी, ये 69 में आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर कौन सा होगा? 3 होगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा जाए वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की गणना करना है। मैंने बताया जो आपका माइक्रोमीटर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो भी मेट्रिक माइक्रोमीटर या ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, एक होता है वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर बोल्ट नट बोल्ट के सिद्धांत के साथ साथ जो वर्नियर का सिद्धांत होता है उस आधार पर भी काम करता है। तो पहले आप लोगों ने बताया था कि जो वर्नियर माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट कितनी हो रही थी? पहले हो रही थी 0.01 mm की।
लेकिन अगर साथ में वर्नियर माइक्रोमीटर का पूछ दिया तो वर्नियर माइक्रोमीटर का दोस्तों जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है कितना 0.001 mm की। ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 71 नंबर में, 60 स्नेहक प्रणाली 60 लुब्रिकेंट सिस्टम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फोर्स फीड सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक ग्रेविटी फीड सिस्टम भी होता है। आप लोगों को अगर लुब्रिकेंट आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर हमारा जो है कि ग्रेविटी फीड सिस्टम भी होता है, फोर्स फीड सिस्टम होता है। लेकिन जो हम लोग 60 लुब्रिकेंट सिस्टम जो है इसको किस नाम से जानते हैं? फोर्स फीड सिस्टम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गेज इज यूज टू प्रिसीजन टूल रूम पर्पज। देखिए हमारा जो स्लिप गेज होता है इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है रेफरेंस स्लिप गेज, रेफरेंस ग्रेड का स्लिप गेज जो होता है उसको हम लोग 0 ग्रेड कहते हैं, 00 ग्रेड। हाँ, फिर उसके बाद कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? 0 ग्रेड का। कैलिब्रेशन को क्या कहेंगे? 0 ग्रेड का है। हाँ, उसके बाद इंटरफ्रेंस होता है, उसको हम लोग ग्रेड 1 के अंतर्गत रखते हैं, और ग्रेड 2 के अंतर्गत जो हम लोग वर्कशॉप में जो स्लिप गेज का यूज करते हैं वहाँ पर वो ग्रेड 2 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है प्रिसीजन टूल रूम। देखिए टूल रूम की बात कर रहा है, वर्कशॉप और टूल रूम में अंतर होता है। टूल रूम क्या होता है? जहाँ पर टूल रखे जाते हैं। वर्कशॉप क्या होता है? जहाँ पर आप वर्क करते हैं। तो टूल रूम में हम इंटरफेरेंस ग्रेड का जो है कि स्लिप गेज यूज करते हैं। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। अगर हम स्लिप गेज का यूज कर लिए हैं तो उसको रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उसको रखने के लिए हम लोग जो है कि पेट्रोलियम जेली लगा करके स्लिप गेज को क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 73 में अगर दोस्तों चला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग के लिए जो है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं, GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो है कि हम प्रोटेक्टिंग गैस के रूप में जो है कि किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और इनर्ट गैस के रूप में मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्टिंग गैस के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी दोस्तों, प्रोटेक्टिंग गैस के रूप में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं किसी भी इनर्ट अक्रिय गैस का। और यहाँ पर इनर्ट गैस के रूप में जो यूज करते हैं वो दोस्तों करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 74 में, तो बेल्ट और घिरनी पुली, बेल्ट और पुली की बात की जाए कि सतह की गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। जो बेल्ट हो गया, देखिए स्लिप कहाँ पर होती है? सिर्फ बेल्ट में होती है, ना ही चैन में होती है और ना ही आपकी गियर में होती है। चैन और गियर दोनों किस टाइप की ड्राइव देते हैं? पॉजिटिव ड्राइव देते हैं। लेकिन बेल्ट में स्लिप होने की संभावना होती है। जब टार्क बहुत अधिक हो जाता है तो वहाँ पर जो है कि इसमें स्लिप होने की संभावना होती है। तो इनके जो दोनों की स्पीड में जो अंतर आता है वो कहाँ से आता है? इसी स्लिप से आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, बस आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का आज का है दोस्तों। तो इसमें कहा जा रहा है कोनों को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल का उपयोग करते हैं? तो जो बैरेट फाइल होती है इसके द्वारा हम जो है कि कोनों को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस